लंबे समय से भारत में एक झूठ बार बार फैलाया जा रहा है कि चाणक्य काल्पनिक है, सिर्फ इसलिए कि एक ग्रीक किताब के बचे हुए अंशों में उनका नाम नहीं मिलता है। यह बेबुनियाद, छोटा मोटा और इतिहास को अपमानित करने वाला दांव है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि झूठ कभी टिकता नहीं है और क्यों चाणक्य एक वास्तविक ऐतिहासिक महापुरुष थे, ऐसे महापुरुष जिसने सबसे पहले अखंड भारत का सपना देखा और उसे साकार भी किया। आप इतिहास में सच्चाई पसंद करते हैं तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिखिएगा। जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। भारत में एक समूह लगातार प्रचार करता रहता है कि चाणक्य काल्पनिक थे। इसके लिए तर्क दिया जाता है कि मैगस्थनीज की इंडिका में आचार्य चाणक्य का नाम नहीं मिलता है। लेकिन पहले मैं बता दूं मैगस्थनीज कौन थे। वो एक ग्रीक राजदूत थे और वो तब यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के प्रतिनिधि के तौर पर पाटलिपुत्र आए थे और कुछ वर्षों यहां रहे। उसने भारत की व्यवस्था पर एक लेखन किया जिसे बाद में लोगों ने इंडिका कहा। आज हमारे पास इंडिका नाम की कोई पूरी पुस्तक मौजूद नहीं है। जो थोड़े बहुत विवरण बचे हैं वे बाद के यूनानी लेखकों जैसे स्ट्रैबो, एलियन, डायोडोरस के उद्धरण ही हमें मिलते हैं। अब सवाल है कि जब किताब का 3/4 हिस्सा गायब है तो उस गायब हिस्से में चाणक्य का नाम था या नहीं, यह कौन तय करेगा? वे लोग तय करेंगे जो कि चाणक्य को काल्पनिक बता रहे हैं। इंडिका का जो बचा हिस्सा मिलता भी है उसमें तो आचार्य पाणिनि का नाम भी नहीं है, चार्वाक का नाम भी नहीं है, नंदवंश के कई प्रमुख नाम नहीं है। तो क्या ये सभी काल्पनिक हो गए? तो यह तर्क इतिहास लेखन में कहीं नहीं ठहरता है। दूसरी बात यह है कि बौद्ध ग्रंथ स्वयं चाणक्य को स्वीकार करते हैं। बौद्ध ग्रंथ दीपवंश और महावंश जो कि पाली भाषा के प्राचीन श्रीलंकाई इतिहास ग्रंथ हैं, दोनों में साफ लिखा है कि नंदों के पतन में एक बुद्धिमान ब्राह्मण ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वही ब्राह्मण चंद्रगुप्त को राज्य प्रदान करने में निर्णायक था। महावंश की टिप्पणियों में उस ब्राह्मण का नाम और रूप कौटिल्य या कोटिया के समान माना जाता है, अर्थात वही बौद्ध परंपराएं जिनके नाम पर कुछ लोग दावे करते हैं स्वयं चाणक्य के अस्तित्व को स्वीकार करती हैं। और यह स्वतंत्र प्रमाण है ये पुस्तकें और यह बौद्ध लेखन एक अलग दृष्टि से इस घटनाओं को बताते हैं। हम जैन ग्रंथों की बात करते हैं। जैन साहित्य में परिशिष्ट पर्व हेमचंद्र रचित में चाणक्य चरित्र का विस्तृत वर्णन मिलता है। नंद दरबार में अपमान, प्रतिज्ञा, चंद्रगुप्त की खोज और उसका प्रशिक्षण, नंद वध और मौर्य राज्य की स्थापना, सब कुछ विस्तार से मिलता है। अन्य जैन परंपराओं और उपालख्य ग्रंथों में भी वही विवरण स्वतंत्र रूप से मिलता है। जब दो भिन्न धार्मिक साहित्यिक परंपराएं एक ही ऐतिहासिक व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से वर्णित करें तो क्या उसे काल्पनिक कह सकते हैं? उसे काल्पनिक कहना अब संभव नहीं रहता। यह इतिहास में स्वतंत्र प्रमाण सिद्धांत कहलाता है। अब यूनानी ग्रंथों की भी बात कर लेते हैं। कई यूनानी लेखक जैसे मैंने पहले भी कहा था स्ट्रैबो, अरियन, जस्टिन और प्लूटार्क चंद्रगुप्त के समय और शासन विवरण से परिचित हैं। इनमें कहीं कहीं एक ब्राह्मण सलाहकार दर्शनीय व्यक्ति का उल्लेख मिलता है जो चंद्रगुप्त को सत्ता दिलाने में मुख्य था। नाम ग्रीक रूप में सीधे अनुदित न हुआ हो, इसका अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति नहीं था। यूनानी लेखक अक्सर स्थानीय मंत्रियों के नाम का उपयोग नहीं करते थे, पर उनकी भूमिकाएं और व्यवस्था का वर्णन साफ तौर पर करते थे। इन वर्णनों की नीतिगत समानता सीधे सीधे चाणक्य नीति अर्थशास्त्र से मेल खाती है। अब चाणक्य के रचित अर्थशास्त्र की बात करते हैं। अर्थशास्त्र को ये जो ग्रंथ है उसे 1909 में आर समशास्त्री ने खोजा था।
यह भारत का सबसे प्राचीन और परिपक्व राजनीतिक और आर्थिक ग्रंथ है। इसके लेखक का नाम स्पष्ट लिखा है, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य। भाषा, शैली और राजनीतिक समझ यह सिद्ध करती है कि यह ग्रंथ मौर्यकालीन है। अर्थशास्त्र कौटिल्य का लिखा प्रशासनिक राजनीतिक ग्रंथ है। यह चाणक्य का सर्वोत्तम प्रमाण है। ग्रंथ में लेखक का नाम दर्ज है, मैंने पहले भी कहा, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य। इसी तरह विशाख दत्त का एक नाटक है, मुद्रा राक्षस। यह 5वीं शताब्दी का है। इस नाटक मुद्रा राक्षस में चाणक्य निर्णायक पात्र हैं। साहित्यिक स्मृति के रूप में इनको दिखाया गया है कि चाणक्य जीवित स्मृति में मौजूद थे, काल्पनिक नहीं। जो लोग चाणक्य को काल्पनिक बताते हैं, उनके दावे और उनके खंडन में एक साथ सामने आपके रखूंगा। पहला दावा कि मैगस्थनीज की इंडिका में चाणक्य का नाम नहीं है, इसलिए वे काल्पनिक है। तो इसका खंडन यही है कि इंडिका का लगभग 75% हिस्सा नष्ट है। नाम का अभाव अधूरी पुस्तक का फल है, न कि इतिहास का प्रमाण। यूनानी लेखक अक्सर मंत्रियों के नाम नहीं देते थे, पर भूमिका बताते हैं, अतः यह तर्क अमान्य है। दूसरा दावा है कि बौद्ध ग्रंथों में चाणक्य का उल्लेख नहीं मिलता है, जबकि यह बिल्कुल झूठ है। मैंने पहले भी कहा, महावंश व दीपवंश दोनों पाली ग्रंथ चाणक्य वृत्त का संकेत देते हैं। तीसरा दावा कहा जाता है कि जैन और ब्राह्मण परंपराएं बाद की रचनाएं हैं, इसलिए वे गढ़ी गई कहानियां हैं। लेकिन इसका खंडन यही है कि वास्तविकता सच अन्य है। जैन और बौद्ध परंपराएं मुक्ति धार्मिक परंपराएं हैं और अक्सर राजाओं के जीवन पर स्वतंत्र पारस्परिक संदर्भ देती हैं। दोनों अलग अलग परिप्रेक्ष्यों में वही घटना बताती हैं। यह सामूहिक स्वतंत्र अनुमोदन का सबसे बड़ा प्रमाण है। साथ ही अर्थशास्त्र का अस्तित्व और उसकी भाषाई डेटिंग इस कथन को अस्वीकार कर देती है, यानी उनके दावे को नकार देती है। चौथा दावा है, यदि चाणक्य होता तो यूनानी उसे नाम से लेते। तो इसका खंडन यही है कि यूनानी लेखन शैली, अनुवाद समस्या और टेक्स्ट का क्षरण मिलकर नाम के गायब होने का कारण बन सकते हैं। पर यूनानी स्रोतों की सामग्री, प्रशासन की संरचना, गुप्तचर व्यवस्था, राजा सुरक्षा सब अर्थशास्त्र के अनुरूप है और यह प्रत्यक्ष लेकिन निर्णायक सहमति है। एक दावा यह किया जाता है कि चाणक्य वृत्तियां राजनीति से प्रेरित मिथक हैं। तो इसका खंडन यह है कि यदि किसी मिथक के पास एक संपूर्ण प्रशासनिक दस्तावेज, अर्थशास्त्र, दूसरा धार्मिक ऐतिहासिक परंपराएं, बौद्ध, जैन तथा यूनानी वर्णन का समन्वय हो, तो उसे मिथक कहना इतिहास से भागना है, न कि विवेचना करना। इस तरह साफ है कि इंडिका का अधिकांश भाग नष्ट है। बौद्ध ग्रंथ चाणक्य को स्वीकार करते हैं, जैन ग्रंथ विस्तृत विवरण देते हैं, यूनानी इतिहासकार परोक्ष संकेत देते हैं, अर्थशास्त्र में स्वयं उनका नाम है और संस्कृत नाटकों में केंद्रीय भूमिका में चाणक्य हैं। तो इसलिए चाणक्य को काल्पनिक कहना इतिहास नहीं, विचारधारात्मक नफरत का परिणाम है। एक बात और, यही लोग प्रोपगेंडा करते हैं और दावा करते हैं कि चीनी यात्रियों ने चाणक्य का नाम नहीं लिखा, इससे चाणक्य काल्पनिक थे। यह तर्क न केवल ऐतिहासिक दृष्टि से गलत है, बल्कि बौद्धिक बेईमानी का स्पष्ट उदाहरण है। इसकी सबसे बड़ी वजह समय अंतर है, जिसे जानबूझकर छिपाया जाता है। चाणक्य का काल लगभग 320 ईसा पूर्व माना जाता है, जब मौर्य साम्राज्य की नींव पड़ी थी। इसके विपरीत भारत आने वाले 3 प्रमुख चीनी यात्री, फाह्यान 400 ईस्वी, हेनसांग 630 ईस्वी और इत्सिंग 671 ईस्वी, चाणक्य से लगभग 900 से 1000 वर्ष बाद आए। यानी चाणक्य और इन यात्रियों के बीच लगभग 1000 वर्षों का अंतर है। इतना लंबा कालांतर यह स्पष्ट करता है कि किसी भी चीनी यात्री से यह अपेक्षा करना कि वह 1000 साल पुराने राजकीय ब्राह्मण मंत्री का नाम लिखे, इतिहास की प्रकृति को न समझने जैसा है। यह उतना ही अवैज्ञानिक है जितना कि यदि कोई व्यक्ति आज भारत आए और वह कहे, मेरे यात्रा वृत्तांत में 1025 ईस्वी के किसी मंत्री का नाम नहीं मिलता है, इसलिए वे मंत्री काल्पनिक थे। इतिहास इस तरह काम नहीं करता। चीनी यात्रियों के वृत्तांत बौद्ध मठों और तीर्थों तथा संगीत पर केंद्रित थे। वे न तो राजनीतिक इतिहास लिखते थे और न ही प्राचीन राज दरबारों के मंत्रियों का ब्यौरा इकट्ठा करते थे। इसलिए चाणक्य का नाम न मिलना कोई प्रमाण ही नहीं है। भारत आए तीनों यात्री सिर्फ बौद्ध धर्म मठों, विहारों और तीर्थों का वर्णन करने आए थे। उनके यात्रा वृत्तांत पूरी तरह से बौद्ध
धर्म केंद्रित हैं, राजनीतिक इतिहास नहीं। इसलिए ब्राह्मण आचार्यों, मंत्रियों या मौर्य पूर्व राजनीति का वर्णन वहां स्वाभाविक रूप से अनुपस्थित है। चूंकि चाणक्य बौद्ध नहीं थे, इसलिए उनका नाम इन ग्रंथों में आना अपेक्षित भी नहीं था। इस कारण जो लोग दावा करते हैं कि चीनी यात्रियों ने चाणक्य का उल्लेख नहीं किया, इसलिए चाणक्य काल्पनिक है, यह पूरी तरह भ्रांत, अधूरा और इतिहास विरोधी तर्क है। यह सिर्फ ग्रंथों की विषय सीमा का परिणाम है, जबकि मौर्य उदय और नंद पतन की पुष्टि स्वयं चीनी यात्रियों द्वारा चाणक्य की ऐतिहासिकता को और मजबूत बनाती है। यह बात समझ लेनी चाहिए कि इतिहास प्रमाणों से चलता है, भावना और विचार पर नहीं। जो लोग चाणक्य को काल्पनिक घोषित करते हैं, उन्हें मैं चुनौती देता हूं, उन सभी स्रोतों का नाम उदाहरण पेश करें जो चाणक्य के अस्तित्व को नकारते हों, और मैं तैयार हूं दावों का खुला और स्रोत आधारित सामना करने के लिए। अंत में बात यही है कि यह इतिहास का सवाल है जो प्रमाणों पर टिकता है। चाणक्य न तो किसी एक किताब का नाम है, न किसी राजनीतिक नुस्खे का आविष्कार। वे एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व हैं जिनके बारे में जैन, बौद्ध, यूनानी और भारतीय स्रोत एक मत हैं। अशोक की बात है। अशोक का नाम तो पिछले 100-150 साल पहले सामने आया, संभवतः 100 साल पहले। तब तक अशोक नाम का कोई था ही नहीं व्यक्ति। अशोक का नाम तो इतिहास में तब तक कहीं था ही नहीं। तो क्या बौद्ध ग्रंथों में या कहीं और इस तरीके से, या यूनानी जो लोग थे दूसरे, उनके उसमें मिलेगा इस तरीके से बात? यदि अशोक का नाम अब आया है तो क्या उससे पहले अशोक नहीं थे? एक ऐतिहासिक व्यक्ति तो थे ही, वो भी थे एक ब्राह्मण जिसने अखंड भारत का पहला सपना देखा और उसे साकार भी किया था। यह सच्चाई माननी चाहिए और इनको झूठ फैलाना बंद करना चाहिए। और एक और बात कर दूं, यदि इन लोग ये जो चाहते हैं कि जो मैंने कुछ कहा, यदि वो चाहते हैं कि मैं उनके श्लोक, उदाहरण सब जैन ग्रंथों से दूं, तो मैं तैयार हूं। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगली वीडियो से भी बनाने के लिए मैं तैयार बैठा हूं। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखें। जल्दी आऊंगा इस तरह की गाथाओं के साथ। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।